अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह ही आपको मैंने जगा दिया है। ठीक है, वैसे मेरे लिए ख़ुद ही उठना बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे। और अगर क्या नाम है इस तरह की क्लास वगैरह हो तो हमें फिर बड़ा जो है ना बुरा भी लगता है और उठते वक्त बहुत गुस्सा वगैरह भी आता है। लेकिन खैर टीचर की बात तो माननी पड़ती है। हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए नींदें तो कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो ये सारा जो है ना, ये सारा कुछ लाइफ का हिस्सा है। क्यों बच्चों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इट्स ऑल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सो परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि इतनी जल्दी मैंने आप लोगों को क्यों जगा दिया है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका जागना ज़ाया नहीं होने दूंगा मैं, इंशाल्लाह काम आएगा आपके। ठीक है, सो उम्मीद है आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्लास जल्दी है। और अगर ना भी पता हो तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद ही होता है, सो स्टूडेंट सुन सकते हैं। देयर इज़ नो बिग मच प्रॉब्लम। क्या ख्याल है? चलें जी, जिन्होंने सलाम किया इन सबको वालेकुम अस्सलाम। सो मुझे बताएं आज कौन कौन अपने टाइम से पहले जाग गया है मेरी वजह से? हाँ जी, कौन कौन अपने टाइम से पहले जाग गया, कोई बताएगा? चेक करते हैं ज़रा। कुछ बच्चों को जल्दी जागने की वैसे आदत होती है, सो उनका तो कोई बड़ा मुझे इशू नहीं लग रहा। लेकिन जो पहली मर्तबा जागे वो कौन कौन है? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ में से कौन कौन है जो पहली मर्तबा जागा है इतनी जल्दी? मेरे जैसे लेजेंड्स कौन है? भी पता चल जाएगा। मैं माशाल्लाह, मैं तो बकरी होती है बेटे। अस्सलाम वालेकुम करने वाले स्टूडेंट्स को मैं दोबारा से वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ। ठीक है, चलें। आज एफएलपी भी है जी, बिल्कुल। आज एफएलपी के अंदर सेल डिवीजन के सारे टॉपिक्स आएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस, इंटरफेस, कैंसर, जो कुछ हमने पढ़ा था वो सारा कुछ आएगा। ठीक है सर, मैं 7 बजे से। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, 7 बजे। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस रह गई थी, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें एज सच कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी मियोसिस होती है तो वो एनिमल्स में स्पर्म या एग बनाती है। सो अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? सपोज़ मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो बता देता हूँ। हमारे डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर जब मियोसिस होती है, अगर ये जर्मलाइन सेल है तो इसके नतीजे में बनने वाले जो स्पर्म या एग होंगे उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इट इज़ जस्ट पोज, ये स्पर्म सेल है। ठीक है, स्पर्म्स हैं, इन स्पर्म्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह यही प्रोसेस जो है ना वो फीमेल में भी होता है। उसके अंदर भी यही प्रोसेस होने के बाद 23 क्रोमोसोम वाले सेल एग्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सो एक लम्हे के लिए सोचें, आप सबको पता है कि जो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होनी है उससे नया इंडिविजुअल बना है। स्पर्म मेल से और एग्स फीमेल से जब मिलते हैं तो आपको पता है नया ज़ायगोट बनता है। उसके अंदर अगेन 23 का सेट फादर से, 23 का सेट मदर से मिलता है और ये नया जो ज़ायगोट बनता है इसके अंदर फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाता है। अब एक लम्हे के लिए सोचें स्टूडेंट्स कि अगर मियोटिक एरर नहीं बेटे, मियोटिक एरर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, माइटोटिक एरर्स इंक्लूड हैं। सो मैं ये कह रहा था एक लम्हे के लिए सोचें और बड़े ध्यान से सोचें कि अगर ये मियोसिस ना होती यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ मियोसिस ना होती तो अगली जनरेशन में क्या होता? हाँ जी, कोई है जो आप में से दिमाग लड़ाएगा? अगर ये मियोसिस ना होती तो बच्चों अगली जनरेशन में क्या होता? हाँ जी, शाबाश। अगली जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते, अगली जनरेशन में फिर डबल हो जाते। सो अल्लाह ताला ने क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करना है, मेंटेन। ये देखें कितना खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह का। रिप्रोडक्शन के वक्त वो पहले हैप्लॉइड हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के वक्त वो
फर्टिलाइजेशन के वक्त वो दोबारा से डिप्लॉयड हो जाते हैं। सो डिप्लॉयड वाला जो सिलसिला है ये चलता रहता है और क्रोमोसोम का नंबर हर जनरेशन में, यानी जब से इंसान बना तब से ही 46 क्रोमोसोम है। अगर मियोसिस ना होती तो अब तक पता नहीं करोड़ों अरबों क्रोमोसोम हो चुके होते अगर हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल होते। सो डबल नहीं होने, मेंटेन रहने हैं। सो मेंटेन रहने के लिए हाफ कंट्रीब्यूशन मदर से होगी, हाफ कंट्रीब्यूशन फादर से होगी, ठीक है। और अगर मियोसिस ना होती, माइटोसिस होती तो क्या होता, 46 क्रोमोसोम वाला ही एग बनता, 46 वाला ही स्पर्म बनता और 92 वाला ज़ायगोट होता। ये बच्चा जब बड़ा होता फिर से इसने 92 वाले एग और 92 वाले क्या नाम है स्पर्म बनाने थे। सो उससे फिर जो है ना नेक्स्ट 184 क्रोमोसोम हो जाता है। सो ये सिलसिला कभी ना रुकता। सो क्रोमोसोम नंबर हमेशा मेंटेन रहते हैं और यही काम प्लांट्स में होता है स्पोर्स की फॉर्मेशन के वक्त जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है। सो एक तो इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहेंगे क्रोमोसोम के नंबर, और दूसरी सिग्निफिकेंस रीशफलिंग, क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेशन पैदा होगी, ठीक है। उसके अलावा याद रखें अगर मियोसिस ना होती तो सेम जनरेशन पैदा होती, रीशफलिंग ना होने की वजह से सारे बहन भाई सेम पैदा होते, लेकिन अब तो डिफरेंट है क्योंकि रीशफलिंग हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है। सो इवन सगे बहन भाई आपस में एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि मियोसिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ले स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है वायरसेस। मेरा नहीं ख्याल वायरसेस के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। सारा कुछ पता होगा, जो कुछ नहीं पता होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये डिस्कवर हुए थे जब 1884 में पास्चर के जो एसोसिएट्स थे, ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो पोर में से पास हो जाते हैं, और स्लैन फिल्टर होता है ना, फिल्टर में से गुजर जाते हैं। सो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते गए तो पता चला वायरस हैं। खैर, हम इनके करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। वो भी मेरा ख्याल है बहुत आसान है। एक एमसीक्यू आपके सामने लिखता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। वायरसेस आर इंट्रासेल्युलर obligate parasite because they lack, हाँ जी, यहाँ ही से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। because they lack proteins, because they lack nucleic acid, because they lack metabolic मशीनरी, या फिर दे लैक DNA। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक के वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स क्यों है? इंशाल्लाह इसी से आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। शाबाश। तो वायरसेस जो है ना, इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, सो दे आर नोन एज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बाकी आपने इनका साइज़ बताना है। इनका जो साइज़ है वो कम से कम 250 नैनोमीटर, कम से कम 20 नैनोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 250 नैनोमीटर, ये इनके साइज़ की रेंज है। 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक जो है ना वायरसेस का साइज़ है। दैट इज़ वाई दे पास फ्रॉम पोर्सलैन फिल्टर पोर। ये पोर में से गुजर जाते हैं जहाँ से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं, ठीक है। बाकी क्या आपको लगता है, ये आपसे क्वेश्चन है, क्या एंटीबायोटिक से वायरस मर जाते हैं? डज एंटीबायोटिक हैव एनी एबिलिटी टू किल वायरस? क्या एंटीबायोटिक के पास वायरस को किल करने की एबिलिटी मौजूद है या नहीं? हाँ जी स्टूडेंट्स, हरी अप, टेल मी। क्या एंटीबायोटिक के पास, शाबाश,
एंटीबायोटिक कैन नॉट किल वायरसेस बिकॉज वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि हमारा मेन कंसर्न है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एक कंप्लीट जो वायरस का पार्टिकल होता है ना स्टूडेंट्स, जो कि इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, दैट इज नोन एज वायरियन। एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि पैदा कर सकता है डिजीज, उसको हम क्या कहते हैं? वायरियन। यानी वायरस की जो बॉडी होती है उसको हम वायरियन कहते हैं। ये इन्फेक्शंस ही पैदा करते हैं। ये जब आप लोग इसको रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा। हिस्ट्री में भी यही है कि वायरसेस का मतलब ही विनोम से जो है वो लिया गया था। विनोम का मतलब जहर होता है। सो लोग यही समझते थे कि वायरसेस करते ही क्या है, बीमारियां पैदा करते हैं और इनका कोई काम नहीं है, वेले नकम्मे। ठीक है। सो ये बात सच भी थी। तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल को, एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल को वायरॉन कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? There are two main components. Number one is core and number one is coat. कोर जो है ना ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। कोर कहते हैं अंदर जो चीज़ मौजूद हो, अंदर अंदर किसी चीज़ के अंदर। और कोट कहते हैं जो बाहर मौजूद हो। दैट विल बी मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो कोर एंड कोर। अब मैं अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इफ दिस इज अ वायरस, बच्चों ये वायरस है, बल्कि ये कुछ अजीब सा ही हो गया। ठीक है। हम इसको देखते हैं। अगर ये वायरस है, ये वायरस है ना स्टूडेंट्स, तो इस वायरस का ये कोट है जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने। ये कोट बाहर है। कोट वैसे भी हम बाहर ही पहनते हैं, तो इसका भी कोट बाहर है। इसने कोट पहना हुआ है प्रोटीन का बना हुआ। दिस इज प्रोटीन का बना हुआ कोट। और इसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, कैप्सिड। और ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ कोर अंदर होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये अंदर होता है। कोर का मतलब ही अंदर वाली चीज़ होती है। जैसे समोसे को अगर हम देखें ना, समोसे की जो बाहर वाली पापड़ी होती है उसको हम कोट कहते हैं। और जो अंदर आलूओं वाला मसाला भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कोर कहते हैं। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस। ठीक है। सो बच्चों, दिस इज़ द न्यूक्लिक एसिड जो कि यहाँ पे डीएनए है और ये बाहर वाला प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए इन सम केसेस एंड आरएनए इन सम केसेस। और इसका काम क्या होगा? इसके अंदर जीनोम होगा। सो इसको हम जीनोम भी कह सकते हैं। मीन जो जीन्स होंगी ना, वायरस की भी जीन्स हैं। अब आप कहेंगे वायरस की भी जीन्स होती हैं? यस। जीन्स की पैंट नहीं, वायरस जीन्स की पैंट नहीं पहनता, लेकिन इसकी जीन्स होती हैं। इसकी जीन्स होती हैं, तब वो जीन्स काम नहीं कर सकती अपनी, क्योंकि इनके पास मशीनरी नहीं है। वो जीन्स तभी एक्टिवेट होंगी जब क्या करेंगी, ये किसी सेल के अंदर जाके अटैक करेगा वायरस, तब वो जीन्स अपनी एक्सप्रेस करेगा और नए वायरस बनाना शुरू कर देगा। सो इस डीएनए या इस अगर यहाँ पे आरएनए है तो इसके ऊपर जीन्स होती हैं बच्चों, जीन्स होती हैं और वो जीन्स एक्सप्रेस भी होती हैं। और जब वो एक्सप्रेस होती हैं तो वो किसी होस्ट के सेल में होती हैं। लें जी, अब आप लोगों ने एक यहाँ पे इक्वेशन याद करनी है। न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड इज इक्वल टू न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को हम इकट्ठा क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड से मुराद पूरा वायरस ही होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड से मुराद पूरा वायरस ही होता है। ठीक है। कैप्सिड जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता दूं। इट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स विच इज नोन एज कैप्सोमेयर्स। और कैप्सोमेयर्स की तादाद आपको पता है एमसीक्यूज में आती है। सो हियर वी राइट एन एमसीक्यूज, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस। लो जी, आपने इसका जवाब बताना, बेशक देख के बता दें। 162, बीटा है 252, चार्ली है 152, डेल्टा है 262। हाँ जी बच्चों, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर, वो जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होंगे जिनसे मिलकर कैप्सिड बना होगा, उन छोटे छोटे सब यूनिट्स को ये छोटे छोटे सब यूनिट्स
ये जो इसके कैप्सिड में मौजूद होंगे इनको कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। सो कैप्सोमेयर बेसिकली सब यूनिट्स है और कैप्सिड क्या है, कोट है। बेटे कोट कैप्सिड का ही दूसरा नाम है। कोट जो है ना वो कैप्सिड का ही दूसरा मीन कैप्सिड इस कोट को कहते हैं, ये वाला जिसने डीएनए को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। यानी एक पैकेट है, पैकेट के अंदर अल्लाह ने डीएनए रखा हुआ, उस पैकेट का नाम जो है ना वो कोट है और कैप्सिड भी है। और पैकेट बना किस चीज़ का हुआ है, कैप्सोमेयर्स का बना हुआ है। ठीक हो गया। लें स्टूडेंट्स, ये आपने एमसीक्यूज का जवाब दिया 252, वेरी गुड। और 162 होते हैं हर्पीज वायरस के कैप्सिड के अंदर। नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस इक्वेशन। जब आप न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड के साथ मिला देते हैं, मीन ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम देते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। अब आपको बताना है कि जी एनवेलप क्या होता है, व्हाट इज द एनवेलप ऑफ वायरसेस। सम वायरसेस आर एनवेलप, व्हाट इज एनवेलप, व्हाट इज एनवेलप, ठीक है। एनवेलप के बारे में याद रखें, जब किसी का न्यूक्लिक एसिड, फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी न्यूक्लियो कैप्सिड है, ठीक है, ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो जाए, देन दिस इज नोन एज एनवेलप। यानी ये एक और लिफाफा है इसका जी। कैप्सोमेयर प्रोटीन के ही सब यूनिट्स होते हैं। ये एक और लिफाफा। बंदा पूछे ये आया कहाँ से है, सो इसको समझने के लिए याद रखें। इसका वायरस मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं HIV बना देता हूँ। HIV इस तरह का होता है, ठीक है। ये आया कहाँ से है, ये एक होस्ट से डिराइव होता है। एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट। हाउ इट इज डिराइव्ड, look at the whiteboard carefully and sincerely and affectionately, derived from the host। मैं भी आपको ड्राइव करवा के दिखाता हूँ। ये सारा कुछ न्यूक्लियस वगैरह ये सेल है। अब एक सेल के अंदर नया वायरस पैदा हो गया, ठीक है। ये नया वायरस है जो सेल के अंदर डुप्लीकेट हुए हैं, ठीक है। ये नए वायरस हैं, ये सेल के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है। जब ये नया वायरस जो पैदा हुआ है, जब ये सेल से बाहर जाएगा तो यू नो दैट एक्सोसाइटोसिस होगी। एक्सोसाइटोसिस जब होगी, एक्सोसाइटोसिस कह लें या रिलीज कह लें, रिलीज होगी ना, तो ये वाली मेम्ब्रेन ही जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो इस वायरस के गिर्द आ जाएगी। सो इसका न्यूक्लियो कैप्सिड एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। सो जब ये अलग हो जाएगा तो ये एक कैप्सिड, इसका न्यूक्लियो कैप्सिड एक मेम्ब्रेन के अंदर, लिफाफे के अंदर एनक्लोज्ड है। नाउ दिस इज द मेम्ब्रेन जो कि इस सेल की है, बेसिकली ये इस सेल की है। सो इसलिए हम कहते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट, डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट। लेकिन ये सारे वायरसेस का नहीं होता, एनवेलप सारे वायरसेस का नहीं होता, ठीक है जी। सो बच्चों ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो वायरस से कंपेयर होती हैं। नंबर 1 प्राइन्स हैं। प्राइन्स कंपेयर होते हैं वायरस से। दे आर आल्सो इन्फेक्शियस पार्टिकल, लेकिन ये वायरस के नहीं होते। ये वायरस की तरह इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होती हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं। सो दे आर नोन एज इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। अब देखिए बच्चों इसके हिंट क्या है, P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्राइम्स। दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी जीन्स कहाँ पे होंगी, इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, तो जवाब है प्रोटीन पे ही होगी। क्यों, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसने भी तो प्रोटीन ही बनानी होती है। ये हमने साबित किया था सेंट्रल डॉगमा के अंदर कि जो जीन्स होती है वो भी प्रोटीन्स बनाने में अपनी इंफॉर्मेशन भेजती हैं। सो इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रोटीन्स पे है। सो दे डोंट नीड एनी न्यूक्लिक एसिड इन इट। सो एमसीक्यूज होगा infectious particle without any nucleic acid is called, हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड के बगैर कौन है, वायरस है, बी वायरियन है, चार्ली प्राइन है, या फिर डेल्टा वायरॉइड है। हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड के बगैर
कौन सा इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, कौन से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, जल्दी से बताएं। वायरसेस कह लें, वायरॉन्स कह लें, प्लूरल कर लेना ताकि वहाँ मैंने पार्टिकल्स लिखा हुआ है। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? शाबाश, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माइन। शाबाश, आंसर होगा प्राइन्स। दे लैक न्यूक्लिक एसिड, दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। वायरस और वायरॉन्स तो एक ही चीज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड के बारे में लिख लें, वायरॉइड के बारे में लिख लें। वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली आरएनए होता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। सो अकेला आरएनए वायरॉइड्स में है, अकेली प्रोटीन प्राइन में है, और आरएनए डीएनए के साथ प्रोटीन मिलकर वायरस में है। सो वायरस में दो चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। न्यूक्लिक एसिड भी दो किस्म का है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। ठीक है, कुछ में डीएनए कुछ में आरएनए, वो मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, अभी आप लोगों का फाका हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, लाकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि वायरॉइड में खाली आरएनए है, प्राइन में खाली प्रोटीन है, और वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए के साथ प्रोटीन, दोनों चीजें होंगी। डीएनए आरएनए में से एक चीज और प्रोटीन भी होगी। ले स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको बताने लगा हूं, इससे आपके बेतहाशा एमसीक्यूज जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। सो हियर वी गो, वायरसेस क्लासिफिकेशन। इसमें कई कॉन्सेप्ट्स आपके छुपे हुए होंगे, तो क्लासिफिकेशन करते वक्त आपको मैं बता दूं इसकी क्लासिफिकेशन पहली किस तरीके से हम करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन बच्चों हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू होस्ट, विद रिस्पेक्ट टू होस्ट, होस्ट के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो होस्ट के लिहाज से बच्चों वायरस की तीन क्लासेस हैं। नंबर 1 एनिमल वायरस, एनिमल वायरसेस। नंबर 2 प्लांट वायरस, ठीक है, और नंबर 3 बैक्टीरियोफेजेस विच आर बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, फेज याद रखें बैक्टीरिया के वायरस के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखें हमेशा जब भी फेज का वर्ड आएगा वो बैक्टीरियल वायरस के लिए होगा। मीन ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। ठीक है, 3 टाइप्स हैं जी वायरस की होस्ट के हिसाब से। याद रखें जो एनिमल और प्लांट वायरसेस होते हैं उनकी 3 किस्म की शेप्स हो सकती हैं। दे मे बी ऑफ 3 शेप्स, दे मे बी ऑफ 3 शेप्स। नंबर 1 दे मे बी पॉलीहेड्रॉन, दे मे बी पॉलीहेड्रॉन जिनकी काफी ज्यादा फेसेस हो, और दे मे बी हेलिकल, हेलिकल शेप हो सकती है, और दे मे बी एनवेलप्ड या कॉम्प्लेक्स, दे मे बी एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हो सकती हैं। ये सारी शेप्स आपके अगले पेज पे बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। वायरॉइड्स का बेटे वायरॉइड सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, इतना जान लेना काफ़ी है आपके लिए। बैक्टीरियोफेजिस जो है ना, इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं मेन। दे आर ऑफ 2 फॉर्म्स, दे आर प्रेजेंट इन, दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। नंबर 1 क्यूबिकल और नंबर 2, इनकी पहली फॉर्म होती है क्यूबिकल और नंबर 2 हेलिकल। मीन जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, क्यूबिकल भी हो सकते हैं और हेलिकल। मीन क्यूब की तरह भी हो सकते हैं। शेप्स के नाम है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये क्या लिख दिया मैंने, ये पोली आना था इधर, ठीक है, पोली। सो क्यूबिकल जो है ना, ये फर्दर रेगुलर सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलर सॉलिड शेप के भी हो सकते हैं, जो आम शेप होती है। ठीक है, रेगुलर सॉलिड शेप के भी हो सकते हैं, और ये आइकोसाहेड्रल शेप के भी हो सकते हैं। अब ये आइकोसाहेड्रल बहुत मशहूर शेप है, ये एमसीक्यू में आती है कि आइकोसाहेड्रल शेप कौन सी होती है। बच्चों याद रखें, ये 20 फेसेस वाली शेप होती है, 20 फेसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये डस्टर दिखाऊं, इसकी ना 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। ये इतनी ज़्यादा
क्यूबिकल, क्यूब आपको पता है जितनी मर्जी शेप का हो सकता है, क्यूबिकल शेप। सो आइकोसाहेड्रल शेप जो होगी ना बैक्टीरियोफेज की, वो 20 फेसिस पे मुश्तमिल होगी। और बाकी रह गए ये हेलिकल, ये आमतौर पर रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप, ठीक है। हेलिकल आमतौर पर रॉड शेप में हेलिक्स बना होता है, ठीक है, रॉड शेप में। और कुछ बैक्टीरियोफेज जो फेजिस की जो शेप होती है दैट इज ऑफ टैडपोल शेप। टैडपोल जो होता है वो हमेशा दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, उसको हम हेड और टेल कहते हैं, हेड एंड टेल पे मुश्तमिल होता है। सो ये मैंने आपको जनरल सी बातें बता दी कि होस्ट के हिसाब से बैक्टीरिया किस किस पे अटैक कर सकते हैं, एनिमल पे, प्लांट पे, वो इस तरह के होते हैं आमतौर पे। बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा वैरायटी है जो बैक्टीरिया को वायरस अटैक करते हैं, वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी होता है, टैडपोल भी हो सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू जीनोम। जीनोम के हिसाब से वायरसेस में बी ऑफ डीएनए वायरसेस, ठीक है, और दे में बी आरएनए वायरस। अब यहाँ पे याद करने के लिए एक फार्मूला लिख लें, इंशाल्लाह हमेशा काम आएगा। डीएनए और आरएनए वायरसेस को कैसे आप अलग करेंगे, पहचानेंगे कैसे? सो बच्चों याद रखने के लिए एक फार्मूला है, हर स्मॉल बैलून, हर से मुराद हर्पीस, स्मॉल से मुराद स्मॉल पॉक्स, बी बैलून के बी से मुराद है हेपेटाइटिस बी। बच्चों ये तीन वायरसेस जो है ना ये डीएनए होते हैं, इनके अंदर जीनोम डीएनए वाला होता है। और मजे की बात, बाकी सब जो आपकी बुक के स्कोप के मुताबिक है, दे हैव आरएनए इन देयर जीनोम। ये लिख लें बच्चों, दे हैव आरएनए इन देयर जीनोम, दे हैव आरएनए इन देयर जीनोम। बच्चों ये अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लें जी बच्चों ये याद कर लें, कमेंट कर दें सारे लोग। हर्पीस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस बी के जीनोम में डीएनए है। बाकी आपकी बुक में जितने भी वायरस लिखे हुए हैं उन सब के जीनोम में अल्लाह भला करे आपका आरएनए है। ये ट्रिक है, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के में बड़ा काम आएगा आपके। बस ये तीन आपकी बुक में ऐसे हैं जिनमें डीएनए है, ठीक है बच्चों। लिख दें, कमेंट में कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवेलप। विद रिस्पेक्ट टू एनवेलप, एनवेलप के हिसाब से बच्चों तीन टाइप्स है। नंबर 1 नेकेड, नेकेड को नॉन एनवेलप्ड कहते हैं। नंबर 2 एनवेलप्ड, यानी जिनका एनवेलप होता है। और दे में बी कॉम्प्लेक्स, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। सो दे में बी नेकेड और दे में बी कॉम्प्लेक्स और दे में बी एनवेलप्ड। सो किसी का एनवेलप नहीं होता, किसी का एनवेलप होता है, और किसी का एनवेलप जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं लिखी, सो मैं एनवेलप्ड के साथ ही कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और ये मिसिंग भी ना हो। हाँ जी बच्चों, फार्मूला तो याद हो गया। हर स्मॉल बैलून से मुराद कौन सी तीन बीमारियों के वायरस हैं? हर्पीस का वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है। नहीं बच्चों, सब ने कमेंट नहीं किया, बुरी बात है ना ये। सब लोग कमेंट कर दें, हर्पीस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कंटेन्स डीएनए, ठीक है, कंटेन डीएनए, ऑल अदर कंटेन आरएनए। ये लिख लें, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। मैं कोई बगैर फायदे वाली बातें तो नहीं ना बता रहा आपको। लो बच्चों, ये मैंने मिटा भी दिया, अब आप खुद लिखें जो मैंने आपको पहले लिखवाया। हाँ जी, अब बाकी रह गया कि आप लोग कैसे पहचाने कौन एनवेलप्ड है, यानी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी कह सकते हैं, और कौन नॉन एनवेलप्ड है यानी नेकेड है। हाँ जी, कौन नेकेड है और कौन एनवेलप्ड है। सो बच्चों नेकेड मीन जिसका एनवेलप नहीं है, जिसका बाहर वाला लिफाफा नहीं है। नेकेड आपको पता है और किस किस को भी कहते हैं। नेकेड नहीं है यानी जिसने बाहर वाले कपड़े नहीं पहने हुए, जिस वायरस ने, यूं समझे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, ठीक है, मैं और आप सब। सो स्टूडेंट्स, आप नॉन एनवेलप्ड हैं। कौन नॉन एनवेलप्ड है? आप नेकेड है, आप नेकेड है। कौन नेकेड है?
आप नेकेड हैं, आपसे मुराद आप नॉन एनवेलप्ड कैसे हैं, आपसे मुराद हेपेटाइटिस ए है, ये इस आप की बात कर रहा हूं, आपके आप की बात नहीं कर रहा, और पी से मुराद पोलियो है। सो स्टूडेंट्स, दो वायरसेस ऐसे हैं जिनका वायरस नेकेड होता है, और बाकी सारे ऑल अदर जो आपकी बुक में लिखे हैं दे आर एनवेलप्ड, दे आर एनवेलप्ड। सो अगेन एक और फॉर्मूला आपके काम का आ गया, ठीक है। आप ए एंड पी, ए से मुराद हेपेटाइटिस ए और बी से पी से मुराद पोलियो वायरस, दिस टू वायरसेस बट हेपेटाइटिस की कई किस्में होती हैं, सो डोंट कंफ्यूज बाय राइटिंग ओनली हेपेटाइटिस, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। सो हेपेटाइटिस ए नेकेड है यानी नॉन एनवेलप्ड है, और पोलियो नॉन एनवेलप्ड है। नेकेड से मुराद नॉन एनवेलप्ड। क्यों बच्चों, याद हो गया कि नहीं, बैठे बैठे याद हो गया, यही तो सारी बात है। क्यों बच्चों, याद हो गया साहब को बैठे बैठे। ये बुक के स्कोप के मुताबिक है, क्योंकि वैसे तो वायरोलॉजी बहुत बड़ी है ना, हम उसके स्कोप पे नहीं जा रहे पूरी वायरोलॉजी के। तो बच्चों एनवेलप के हिसाब से मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए, उम्मीद है याद हो गया होगा आपको, ठीक है। याद हो गया बच्चों, बताओ जल्दी, हरी अप, रेज योर हैंड। याद हो गया, शाबाश। नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन होगी वायरस की, वो जनरल शेप की होगी, जनरल मॉर्फोलॉजी, जनरल मॉर्फोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू जनरल मॉर्फोलॉजी, यानी स्पेसिफिकली नहीं बात करेंगे, जनरली बात करेंगे। जनरली जो है ना, इनकी तीन शेप्स हैं। नंबर वन रॉड शेप, नंबर टू सफेरिकल शेप, और नंबर तीन टैडपोल लाइक। ये बैक्टीरियोफेजिस की स्पेशल शेप है। रॉड की एग्जांपल में टीएमवी है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। और सफेरिकल में पोलियो वायरस आता है, पोलियो वायरस, उसकी गोल शेप होती है, और भी कई हैं, ये एक और टैडपोल आपको मिलेगा बैक्टीरियोफेज। वैसे इनकी जो स्पेसिफिक शेप्स हैं उनको मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि उनको शेप्स के हिसाब से हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना, ये इस तरह से आपका ऊंट करवट बैठेगा, जैसे मैंने बिठा दिया, ठीक है। क्यों बच्चों, इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बता दें। मेरा ख्याल है 100% क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है। देखते हैं जी आप लोगों के कमेंट्स, शाबाश। मतलब जो बच्चे रह जाएंगे वो इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं ना, ये नहीं ले सकते, जल्दी से बताएं, क्योंकि मुझे लगता है 5-7 बच्चे हैं जिनको नहीं पता। सो क्या वो ले सकते हैं ना बाद में ये वाला? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है, फॉर्मूले याद हो गए हैं सबको। टीएमवी से मेरा टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस है। बेटे मैंने टोबैको मोज़ेक वायरस 2-3 मरतबा बता दी, अगेन वही सवाल। टीएमवी मीन टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, ओके। अब कह रही मेरी बात नहीं सुनी आपने। अब नेकेड है और नॉन एनवेलप्ड की एग्जांपल्स मैंने फार्मूलों से बता दी, इनकी तो आपको वैसे ही पता है। सो एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह रटी हुई होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला कोई एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है, ये नम्स के अंदर शामिल है, एमडी कैट में शामिल नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है ना, ये नम्स के अंदर शामिल है, एमडी कैट वाले जनरल में शामिल नहीं है। सो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, लाइफ साइकिल आपको आता ही है, सो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। टवार्टो डी हरेले 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया
कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक पेट्री प्लेट है, आपको पता है ना, ये पेट्री प्लेट है, इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, इट्स ऑल बैक्टीरिया। ये क्या है जी, ये बैक्टीरिया है। उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स के, पता क्या हुआ है, कहीं कहीं से बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल देखें, इतने हिस्से से लाइसिस हो गई है बैक्टीरिया की। व्हाट इज दिस? लाइसिस। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो गए, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। दे ऑब्जर्व्ड लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। वो सोच रहे हैं यार कौन है, कौन तीर मार के इनको मार रहा है, कौन जो है ना इनकी मौत का जिम्मेदार है। वो देखिए ले, यहाँ पर भी जो है ना वायरसेस तो नहीं पता था उनको, यहाँ पर भी बैक्टीरिया की डेथ हो गई है। उन्होंने इस कल्चर को शिफ्ट किया किसी और कल्चर में शिफ्ट किया, ट्रांसफ़र किया। वहाँ पर भी यही काम शुरू हो गया, ठीक है। सो वहाँ पर भी यही काम जब शुरू हुआ तो वो परेशान हो गए, ये चक्कर क्या है, बैक्टीरिया मर क्यों रहे हैं। चलें आपसे बताते हैं, आपसे पूछते हैं, बच्चों ये बैक्टीरिया की लाइसिस क्यों हो रही है, आप क्या समझते हैं। देखते हैं कौन अच्छा बच्चा है। सर ने मजाक में पूछा था, नहीं बेटे मैंने सीरियस ही पूछा था, लेकिन खैर बताएं ज़रा, व्हाट डू यू थिंक ये बैक्टीरिया की लाइसिस क्यों हो रही है, मेन बैक्टीरिया क्यों मरे जा रहे हैं खाम खा। जिस तरह वो आजकल सीज़न में नहीं, वो सिपाही खड़े होते हैं, पीछे से अचानक तीर आते हैं, वो बंदे मर जाते हैं, और वो देते हैं कौन मार रहा है पीछे से। फिर उनको जो है वो नज़र आता है, ओ बंदे खड़े हैं तीर मार रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे सिपाही मर गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, ना कोई तीर वाला नज़र आ रहा है, ना कोई पिस्तौल लेके खड़ा, कोई भी नहीं है, इनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है कौन मार रहा है। सो आप क्या समझते हैं। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें रिसर्च की तो पता चला भाई यहाँ वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी थी जो दो साइंटिस्ट ने अलग अलग की, टवार्ट ने और डी हेरेले ने। उन्होंने कहा यार बैक्टीरिया मरने की वजह वायरस है, और इस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज रख दिया, जिसका मतलब है बैक्टीरिया को अटैक करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला, ठीक है। बैक्टीरिया ईटर, यहाँ पे ईटर से मुराद ही उसको खाता नहीं है, ईटर से मुराद ये है कि ये उसको अटैक करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, साइकिल आप लोगों को आता ही होगा बच्चों। दिस इज द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज का हेड है। ये प्रिज्म शेप होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और एलोंगेटेड होता है, पायरामिडल होता है, मीन दो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेल इसकी सीधी होती है, टेल जो है ना वो इसकी सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, उसमें कोई रोला नहीं होता। दिस इज द हेड, ये हेड है। इस हेड के अंदर आपको पता चलेगा कि ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज कैप्सिड, इसको कोट भी कहते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट, ठीक है जी, ये प्रोटीन का बना होता है। अंदर जो इसके जीनोम है वो जीनोम डीएनए पे मुश्तमिल होता है। तो इसका जो जीनोम है, द जीनोम इज डीएनए, जीनोम क्या है बेटे, डीएनए है। तो मैं लिख देता हूँ जीनोम इज डीएनए। बाकी इसकी स्ट्रक्चर की जो शेप है वो मैंने आपको बता दी है, प्रिज्म है, हेक्सागोनल है, पैरामिडल है, वगैरह वगैरह। ये तो हो गया हेड। पीछे रहेगी टेल। टेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीबोगरीब है, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हेड से। नंबर 1, इस टेल के अंदर भी प्रोटीन है और टेल के बाहर भी प्रोटीन है, ठीक है जी। ये यूं समझे, आपको मैंने दिखाया है, ये लें जी। आपको पता ना जब ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाए तो नीचे वाला नजर नहीं आता। लें जी, यानी पाइप के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर पाइप का मतलब ये है कि ये बाहर वाली प्रोटीन की बनी हुई शीट है, ये भी प्रोटीन की बनी हुई है,
और इसके अंदर भी एक कोर है। अब वो कोर यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये कोर भी प्रोटीन का बना हुआ है, कोर भी प्रोटीन की बनी हुई है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। शीट बाहर वाली लेयर को कहना है, बाहर वाले हिस्से को कहना है, जो कि हेड के केस में कोट है, कैप्सिड है, और टेल के केस में ये शीट है। सो शीट भी प्रोटीन की बनी हुई है टेल में, और कोर भी प्रोटीन की बनी हुई है। और इसके एंटीरियर एंड पर एक कॉलर है, कॉलर नाम का स्ट्रक्चर है। ये देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलर है। बेस के ऊपर, टेल की बेस के ऊपर एक बेस प्लेट है, टेल की बेस के ऊपर एक बेस प्लेट है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेस प्लेट, ये एंड प्लेट भी इसको कहते हैं। और इस एंड प्लेट के साथ आपको नजर आएंगे टेल फाइबर्स। सो बच्चों, दीज आर व्हाट, दीज आर टेल फाइबर्स। इनके जरिए ये अटैचमेंट करता है, लैंडिंग करता है। 6 टेल फाइबर्स जो है ना, वो एक एंड प्लेट के साथ आमतौर पर अटैच होते हैं। सो दीज आर टेल फाइबर्स। ये आपका बन गया टेल का स्ट्रक्चर। सो बच्चों, दिस इज व्हाट, सीधी हो जा, दिस इज योर टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये नीचे तक जाएगी टेल, ठीक है, ये टेल नीचे तक जाएगी। ये सारे बच्चों टेल फाइबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, टेल फाइबर। तो इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बन गया। अब आप लोग देखें, बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? इस लिहाज से बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? क्या लगता है बच्चों आपको? हाँ जी, शाबाश, डीएनए वायरस है, ये डीएनए है। और ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ T4। T4 मीन टाइप 4। कई टाइप्स होती हैं बैक्टीरियोफेज की, टी टाइप, जी टाइप्स, एम टाइप्स, एन टाइप्स, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे मशहूर टी टाइप्स हैं, और टी में से भी T2 और T4 सबसे मशहूर हैं। T2 और T4 सबसे मशहूर हैं। इनके लाइफ साइकिल में आप सबको पता है 2 साइकिल्स होते हैं, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। बच्चों, ये आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, अगर ना समझ आए तो फिर आपने मुझसे सवाल पूछ लेना है, ठीक है। लिटिक साइकिल में ये जिस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं वो फट जाता है, लाइसिस का शिकार हो जाता है। इसमें नहीं ब्रेक डाउन होती, क्यों नहीं होती, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आया तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। इज इट एनी क्वेश्चन और नॉट? जल्दी से। 6 टेल फाइबर किधर अटैच है? एंड प्लेट के साथ या बेस प्लेट के साथ। ये बुक की लाइन है, टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच। बुक में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि एंड प्लेट या बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। एमडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन बेटे अभी कोई डेट नहीं आई है, ठीक है, जब आएगी हम बता देंगे। हाँ जी, हैव यू एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हैव यू एनी क्वेश्चंस? कॉलर टेल में इंक्लूड है बेटे, कॉलर टेल के अंदर है, ठीक है, टेल का पार्ट है, हेड खत्म हो गया वहां से, ठीक है। टेल के एक कॉर्नर पे कॉलर है और दूसरे कॉर्नर पे एंड प्लेट या बेस प्लेट है, ठीक है। मेरे टेस्ट आज आपका FLP था तो उसी की तैयारी करें आप, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया सारा कुछ? चलें, साइकिल्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। सर बुक में लिखा है कि पैकीटीन किधर, क्या सवाल है जी आपका? पैकीटीन कैन लास्ट फॉर, यानी मियोसिस कैन टेक ईयर्स। यस, हर दफ़ा नहीं मियोसिस में इतना टाइम लगता, सम टाइम मियोसिस इतनी देर तक हो सकती है, ठीक है। मे लिखा हुआ है, मे लास्ट फॉर, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे कल। FLP आज दें, आज अच्छा सा डिस्कस करें, अच्छा सा तैयार करें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें। और जो लोग ये बाद में लेक्चर लेंगे वो याद रखेंगे सिर्फ आज के दिन हमने ये लिया, मे भी कल भी जल्दी लेना पड़े, लेकिन उसके बाद हम इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कल जल्दी लेना होगा तो मैं शाम को पोस्ट कर दूंगा कि कल तो आपने लाजमी शाम को एक बार पोस्ट मेरी देख लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पोस्ट ना की हो तो समझो 11:30 बजे लेक्चर होगा। चलें स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।
कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा और मुझे इजाज़त दे। सर एक और सवाल है बेटे, जल्दी पूछें, जल्दी, टाइम इज़ टू शॉर्ट, जल्दी से पूछें। हु गिव ट्रॉफिक सिग्नल्स टू सेल्स इन एपोप्टोसिस? बेटे ट्रॉफिक सिग्नल्स के ना होने की वजह से एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह किसी दिन समझाऊंगा। ट्रॉफिक सिग्नल ऐसे होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। जब ये सिग्नल नहीं ना होते तो फिर सेल मर जाता है, ठीक है। मीन ये ज़िंदगी की यूँ कह ले बहारें होती हैं, ज़िंदगी के आसार होते हैं। जब ये नहीं होते, सिग्नल नहीं होते तो फिर एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो बच्चे परेशान है कि जल्दी क्लास क्यों होगी, मैंने कल बता दिया था, पोस्ट कर दी थी। सो अगर आप लोगों की रह गई है, नहीं एपोप्टोसिस नेक्रोसिस इंक्लूड नहीं है, अगर आप लोगों की क्लास रह गई है तो आप लोग इसको वॉच लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ई कुलाई में T4 फेज इंक्लूड है बेटे, ई कुलाई को अटैक करने वाला T4 फेज है, ठीक है, जो मशहूर है सबसे ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।